अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू द सेकेंड शेल। अब हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल में जो होते हैं वहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं और हर शेल की अपनी एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में मूव करता है तो उसकी एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है। इसका जो है वो आंसर मांग रहा है। तो इसका आंसर है हमारे पास कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। कहते हैं एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में मूव करता है, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट शेल इज मच क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्योंकि पहला शेल जो होता है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होता है। सो द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि अब वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होता है तो न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका फर्स्ट शेल है और ये उसका सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, इस वजह से इन दोनों दन्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। So, to move an electron from a lower shell to higher shell, energy must be supplied to overcome the attractive forces of the nucleus. अब वो कहते हैं कि क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक मूव करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। कोई ऐसी फोर्स की ज़रूरत है जो उसको जो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर ओवरकम कर सके और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचा सके। तो इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ओवरकम करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो इस शेल में जो है वो मूव कर जाता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि एंड द सेकेंड रीज़न, और वो कहते हैं कि दूसरी वजह ये है इज़ दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव टू हायर शेल इट्स एब्जॉर्ब एनर्जी। वो कहते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने से हायर शेल में मूव करता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ज़ाहिर सी बात है वो एनर्जी उसके अंदर जमा हो गई है, तो उसकी एनर्जी जो पहले थी वो उससे बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है उसके अंदर इंक्रीज हो गई है। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास के वाई why is it needed to lower the pressure of gas inside the discharge tube। तो हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स जो है उनको डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक वैक्यूम था जिसका पर्पस था कि वो क्या करता था, गैस के प्रेशर को कम करता था। तो यहाँ पे वो पूछ रहे कि उसकी क्या ही ज़रूरत है, क्यों वो जो है गैस के प्रेशर को कम किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में। तो यहाँ पे इसका आंसर हमें दिया गया है कि इट इज़ नेसेसरी टू लोअर द प्रेशर ऑफ गैस। वो कहते हैं ये ज़रूरी है कि प्रेशर जो है वो गैस का उसको कम किया जाए इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ताकि इलेक्ट्रिक करंट का जो गुजरने का फ्लो है उसको जो है फैसिलिटेट किया जा सके थ्रू द गैस से। मतलब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि हम लोग गैस के अंदर जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को इसलिए कम करते हैं ताकि हम जो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे वो वहाँ से गुजर सके एंड प्रोड्यूस चार्ज आर ग्लो। और क्योंकि वो वहाँ से गुजर सकेगा इस वजह से उसके अंदर जो है जो डिस्चार्ज होगा या जो ग्लो होगा वो हमें नज़र आ सकेगा। अब वो बात करते हैं कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कहते हैं अगर ये रिएक्शन हम लोग प्रेशर को कम ना करें और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कराएं तो उससे क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल आर डेंसली पैक्ड। वो कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से रिलीज होते हैं, कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल रिपीटेडली, और वो क्या करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल से जाके टकराते हैं बार बार एंड लॉस एनर्जी, और उनके टकराने से उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है बिफोर आयोनाइजिंग अदर एटम्स। इससे पहले कि वो दूसरे एटम्स को आइंस में कन्वर्ट कर सके उनकी अपनी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है,
यहाँ पे कैथोड लगा हुआ है और यहाँ पे एनोड लगा हुआ है, ठीक है। जब हम लोगों ने कैथोड को जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई की है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब वो इलेक्ट्रॉन ने कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, और एनोड के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे जो एटम्स हैं उनको आयोनाइज करना है। लेकिन जब वो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वो क्या करेंगे, वो इसके साथ टकराएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन पहले इसके साथ टकराया, फिर इसके साथ टकराया, देन इसके साथ टकराया, तो उसके अंदर जो अपनी एनर्जी थी वो सारी ज़ाया हो गई। अब उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची कि वो दूसरे एटम्स को आयोनाइज कर सके। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस को रखने के से हमें ये नुकसान होता है। लेकिन जब हम लोग जो है प्रेशर को लोअर कर देते हैं, तो लोअरिंग द प्रेशर रिड्यूस द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब क्या होता है कि हर जगह पर हमारे पास जो है पर यूनिट वॉल्यूम पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, और उनकी जो टकराने की फ्रीक्वेंसी है वो भी कम आ जाती है। एट लो प्रेशर गैस एटम्स आर मोर वाइडली स्प्रेड। अब वो कहते हैं कि लो प्रेशर पे क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले साथ साथ थे अब वो दूर दूर हो जाते हैं। दिस मेक ईजियर फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेन इनफ एनर्जी एंड आयोनाइज द गैस एटम। अब वो कहते हैं क्योंकि अब वो दूर दूर होते हैं तो उनकी उतनी ज़्यादा कोलिजन नहीं होती, इस वजह से अब वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने गुजरना होता है उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, बच जाती है कि वो गैस के एटम्स को आइंस में कन्वर्ट कर सकें बाय नॉकिंग आउट इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के, ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जब भी किसी एटम के ऊपर जाके स्ट्राइक करता है, ये फॉर एग्जांपल एटम है, इसके ऊपर जाके इसने स्ट्राइक किया तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाता है, तो ये जो एटम था ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका ये काम होता है। तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था। हाउ हैज़ दिस कॉन्सेप्ट चेंज विद टाइम, और वक्त गुजरने के साथ ही कॉन्सेप्ट किस तरह से बदला है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है इसका डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है वो है द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और emit energy continuously and they should अल्टीमेट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब वो कहता है कि हमारे पास क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, ये इसका ऑर्बिट और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जब वो घूमता रहता है तो इसका काम है ये मुसलसल एनर्जी को इमिट करता रहता है, ठीक है। जब ये एनर्जी को मुसलसल इमिट करता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और इस तरह एक एटम जो है वो उसकी जो प्रेजेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो तबाह हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एटम्स जो है वो कभी खुद ब खुद जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो ये इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब हम लोग जो है इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो वो कहते हैं कि हाउएवर एज साइंटिफिक नॉलेज एडवांस, अब वो कहते हैं जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज है वो एडवांस हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इवॉल्व, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मज़ीद उसमें जो है वो बेहतरी आई है। नाउ इट इज़ कंसीडर, अब वो कहते हैं ये समझा जाता है दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव, कि अब जो है इलेक्ट्रॉन जो है या तो वो ज़रे की तरह है या वो एक वेव की तरह है। इलेक्ट्रॉन आर नाउ डिस्क्राइब्ड एज वेव फंक्शन, और उनको उसको हम लोग जो है वेव फंक्शन के तौर पर जो है वो जाहिर करते हैं। दैट जो कि है हमारे पास वाई द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर अनस्टेबल, कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो अनस्टेबल क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास कि द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल, कि जो हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे कंटेन एन अन एन इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसमें क्या होता है, हम लोगों ने पहले ये देखा था कि हमारे पास जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इम्बैलेंस होंगे तो उनका न्यूक्लियाई जो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, विच लीड टू एन एक्सेस ऑफ एनर्जी विद इन द न्यूक्लियस। अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इम्बैलेंस हो गए तो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस में हो जाती है। दिस इम्बैलेंस काज द न्यूक्लियस टू अंडरगो रेडियोएक्टिव डिके।
अच्छा, अब इस इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो रेडियोएक्टिव डिके में चला जाता है इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल, ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिके के दौरान न्यूक्लियस इमिट एनर्जी। अच्छा, वो कहते हैं कि वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, क्योंकि अब उसके अंदर एक्सेस एनर्जी है तो वो एक्सेस एनर्जी को अपने अंदर से खारिज करेगा। तो रेडियोएक्टिव डिके के दौरान होता ही है कि न्यूक्लियस अपने अंदर की एनर्जी को इमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में, टू अचीव स्टेबल कन्फिग्रेशन, ताकि वो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन को जो है वो अचीव कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान हाउ डिड द साइंटिस्ट, किस तरह से साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ऑल द एटम। अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने जो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंस ऑफ जो है, तो इसका आंसर है हमारे पास कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर द of electrons are proton were the same regardless of the element being studied। अब वो कहते हैं कि जब साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने क्या देखा कि एलिमेंट जितने भी उन लोगों ने स्टडी किए उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब तमाम एलिमेंट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज और तमाम एलिमेंट्स में मौजूद प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। दे कंक्लूड, जिससे उन्होंने नतीजा निकाला दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स, के तमाम एलिमेंट में जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया दैट इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कि इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होते हैं हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब कि तमाम एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। दीज फंडामेंटल पार्टिकल आर कंसिस्ट अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स, और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है मतलब कि बुनियादी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन हो गए, ये डिफरेंट एलिमेंट्स में जो है वो पाए जाते हैं। अब वो हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बिल्कुल सेम होते हैं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब हम लोग जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना है। तो इसका आंसर है हमारे पास हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, कि हाइड्रोजन एटम जो है हमारे पास यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन प्रोटॉन। अब अगर हम देखें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये सारी चीज़ें इनके नंबर, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है उसके न्यूक्लियस के अंदर एंड वन इलेक्ट्रॉन, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिटिंग कर रहा होता है, घूम रहा होता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन द फर्स्ट शेल, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट शेल में पाया जाता है जो कि हमारे पास के शेल होता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन मे और मे नॉट हैव न्यूट्रॉन इन इट। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसकी सूरत हाल जो है वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। ठीक है। अब ऑल दीज आइसोटोप हैव वन प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। अब वो कहते हैं इन तीनों के जो न्यूक्लियस है उनमें एक प्रोटॉन तो पाया जाता है एंड वन इलेक्ट्रॉन अराउंड इन द न्यूक्लियस, और इन सब के जो शेल होते हैं ठीक है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पाया जाता है, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट होते हैं। इसमें नो न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन, इस हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसमें एक न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं वो पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के इस एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, और जो इसके दूसरे आइसोटोप्स हैं जैसे ड्यूट्रियम और ट्रीटियम हो गया इनके अंदर पाए जा सकते हैं और इनकी तादाद भी मुख्तलिफ हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है हमारे पास के हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, कि हमारे पास जो थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन करती है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के जरिए। तो इसका आंसर जो है हमारे पास बुक के अंदर ही मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर है
आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियोएक्टिव सोर्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हम लोग इसका आंसर कर लेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अब यही चीज़ बताया गया है कि किस तरह से रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो है किसी भी एटम को आयोनाइज करने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी क्या है, एक्सप्लेन 3 एप्लीकेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। और इसकी 3 एप्लीकेशंस जो है वो भी हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो पीछे ही हम लोग जो है रेडियोएक्टिव आइसोटोप को भी, रेडियोएक्टिविटी को भी डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफाइन है, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी एंड द आइसोटोप विच इमिट एनर्जी आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप। तो ये हमारे पास इसकी डिफाइन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग को कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है मुख्तलिफ डायग्नोसिस के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है कि किस तरह से रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के ज़रिए। और फिर बाद में हम लोग मेटल की स्ट्रेंथ और चीप न्यूक्लियर पावर जो है वो भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो मरकरी का फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डेटा दिया हुआ है हमारे पास, हमें यहाँ पर आइसोटोप्स दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे उनके मास नंबर दिए हुए हैं और उनकी अबंडेंस दी हुई है। तो हम लोगों ने पहले भी एक जो है इसकी एग्जाम्पल को जो है वो स्टडी किया था। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी जो आइसोटोप मतलब एटॉमिक मास है इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ, प्लस फिर हम लोगों ने इसकी जो है एटॉमिक मास नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इन सब को मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करने और लास्ट में डिवाइड कर देना 100 पे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो है एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।